तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज ज़रा आपने रियल गैस की जो लेक्चर है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ रियल गैस के बारे में हमने आपको अर्लियर हल्का सा आइडिया दिया था। उससे पहले हम लोग केटीजी के बारे में पढ़ चुके थे। प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, इन सब टर्म से फैमिलियर थे। अब फर्स्ट टाइम जो हमारी लेक्चर आ रही है, इस लेक्चर में आपको अब यहाँ से रियल गैस इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या है रियल गैस, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी गैस नून नहीं है जो परफेक्ट गैस हो या आइडियल गैस हो। मेजॉरिटी ऑफ गैसेस हमारे रियल गैस होते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ गैस जो हमारे पास है वो रियल गैस है, और उन रियल गैस को आप आइडियल गैस में कन्वर्ट करते हो। इसी आइडियल गैस को परफेक्ट गैस भी बोला जाता है। अंडर सर्टेन कंडीशंस इस रियल गैस को अगर आपने आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है तो आप कंडीशन लगाते थे लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। मतलब एक कॉन्क्लूजन निकल कर आया कि जो गैसेस हमारे पास नून है वो मेजॉरिटी ऑफ गैसेस जो हैं वो रियल गैस हैं। उन रियल गैस की प्रेशर को लो कर दिया जाए और टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए तो हमारा वो रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक चीज़ और कंफर्म हो गया कि अगर मान लीजिए आप आइडियल गैस को आप रियल गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप बोलोगे कि सर उल्टा काम कर दो, प्रेशर को हाई कर दो, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कर दो। अगर आप ये कंडीशन लगाते हो सर तो हम एक आइडियल गैस को रियल गैस में कन्वर्ट कर रहे होंगे। क्लियर है? अब आइए ज़रा हम लोग कुछ और बातें इसके रिगार्डिंग जाने। तो बोलता है कि जो PV इज इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन पढ़े होइएगा, और ऑल गैस लॉ का मतलब हो गया हमारा बॉयल्स लॉ आ जाए, चार्ल्स लॉ आ जाए, गीलू-सैक्स लॉ आ जाए। इन्हें जब आप डिफाइंड कर रहे हो या इन्हें जब आप रीड कर रहे हो तो यह ऑल कंडीशंस ऑफ T एंड P वैलिड हो। ऑल कंडीशंस ऑफ T एंड P वैलिड अगर हो तो दे आर कॉल्ड आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। क्या बोले, बहुत केयरफुली सुनिएगा। अ गैस विच ओबेज PV इज इक्वल टू nRT and all gas law at all conditions of temperature and pressure is known as ideal gas और perfect gas। क्लियर है? फिर आगे मेजॉरिटी ऑफ गैसेस जो हमारे पास हैं वो रियल गैस हैं, वो हमारे पास आइडियल गैस नहीं होते। क्लियर? अब फिर अगली बात बताई गई। व्हाइट बोर्ड आप देख रहे होइएगा, बार बार हम बोलते हैं कि कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर जब आप बोल रहे होते हो तो व्हाइट बोर्ड के सामने होते हो, तो दैट इज़ वाई लिखी हुई बातें क्लियर नहीं दिखती है, इसलिए हम थोड़ा साइड हैं ताकि आपको लिखी हुई चीज़ व्हाइट बोर्ड पे क्लियरली दिख रहा हो। अब फिर हम एक और बात बोल रहे हैं कि जो PV इज इक्वल टू nRT और जितने गैस लॉज हैं उनको अगर ऑल T और P पर डिफाइंड नहीं करता हो तो दे आर कॉल्ड रियल गैस। तो जरा उन बातों को भी मेंशन कर दें। क्या बोले, जो टेम्परेचर और प्रेशर के हर कंडीशंस पर इसे और इसे ओबे करता है, इसे का मतलब PV इज इक्वल टू nRT और ऑल गैस लॉ को ओबे करता हो, दे आर कॉल्ड आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। जो हमारा PV इज इक्वल टू nRT और ऑल गैस लॉ को ऑल कंडीशंस ऑफ T और P पर ओबे नहीं करता हो, दे आर कॉल्ड रियल गैस।
तो द गैस विच डू नॉट ओबे PV is equal to nRT or all gas law at all conditions of T and P is known as ideal gas. क्लियर? इसी को हम लोग नॉन आइडियल गैस बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? तो ज़रा अब तो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दैट इज़ वाई हम थोड़ा फ्रंट पे आके आपको सारी बातें एक बार फिर से बोले, तब हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाए। हम लोग अब एक न्यू टाइप ऑफ गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारा न्यू टाइप ऑफ गैस रियल गैस है। ठीक है, क्या है हमारा रियल गैस? तो पहले अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो बोलता है कि जो PV इज इक्वल टू nRT और जितने गैस लॉ हैं उनको टेम्परेचर और प्रेशर के हर कंडीशंस पे अगर ओबे करता हो तो दे आर कॉल्ड आइडियल गैस। लेकिन जो PV इज इक्वल टू nRT और ऑल गैस लॉ को T और P के ऑल कंडीशंस पे ओबे नहीं करता हो, दे आर कॉल्ड रियल गैस। आगे हमने एक बात और बताया कि मेजॉरिटी ऑफ गैस रियल गैस हैं, तो रियल गैस को आप आइडियल गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, इसके लिए प्रेशर को लो करना होगा एंड टेम्परेचर को हाई करना होगा। अगर जस्ट आप इसकी उल्टी कंडीशंस लगाते हो तो आप आइडियल गैस को रियल गैस में कन्वर्ट करते हो। क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक न्यू टाइप ऑफ गैस है, ये पता कैसे लगा? तो एक हमारे साइंटिस्ट थे और उनका ग्रुप था एंड्रयू, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली दो चीज़ों को ऑब्जर्व किया जो हमारा टोटली डिफर कर रहा था आइडियल गैस की नेचर से, जो हमारे गैस लॉ से ऑब्टेन्ड किए गए थे। तो उन लोगों की माइंड में फर्स्ट टाइम ये स्ट्राइक किया कि हमारा एक न्यू टाइप ऑफ गैस नेचर में ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या हमने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लाइक एंड्रयू वगैरह थे, वो एक्सपेरिमेंटली काम कर रहे थे। तो जब वो एक्सपेरिमेंटली वर्क कर रहे थे तो गैस लॉ जो हमारा बता रहा है चीज़, वो चीज़ एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ मैच नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम उनके माइंड में आया कि हमारे पास एक न्यू टाइप ऑफ गैस भी है, जिस न्यू टाइप ऑफ गैस को नाम उन्होंने दिया रियल गैस। अब वो क्या एक्सपेरिमेंटल चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली चीज़ जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस को ऑब्जर्व किया, बातों को केयरफुली सुनिएगा। पहली चीज़ जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डिफरेंस को ऑब्जर्व किया वो एक गिवन गैस के लिए P वर्सेस V का ग्राफ था। बॉयल्स लॉ बताता है कि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कमता है। तो हमने जो पहला वाला लाइन है उसको आइडियल लिखा है, थ्योरेटिकल वैल्यू दिया है और कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉयल्स लॉ दिया है। उसी गैस का उसी टेम्परेचर पे जब वो एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर रहे थे तो जो लाइन ऑब्टेन्ड हुई वो लाइन रेड कलर वाली इस ब्लैक कलर के साथ कोइंसाइड नहीं किया। अगर रेड कलर ग्राफ ब्लैक कलर ग्राफ के साथ कोइंसाइड कर जाता, देन वी कैन से कि नेचर में हमारा एक सिंगल नेचर ऑफ गैस एग्जिस्ट होता है एंड दे आर कॉल्ड आइडियल गैस। लेकिन एक न्यू लाइन आने पर उन लोगों ने बताया फर्स्ट टाइम कि हम लोगों के पास एक न्यू टाइप ऑफ गैस है, जिस न्यू टाइप ऑफ गैस को उन्होंने रियल गैस का नाम दिया था। ये चूंकि एक्सपेरिमेंटल वर्क है, दैट इज वाई हमने रियल का एक और नाम दिया है एक्सपेरिमेंटल। अब ज़रा दो चीज़ें बोल रहे हैं, बहुत केयरफुली देखिएगा। हम थोड़ा हाई प्रेशर लाइक P1 की बात कर रहे हैं। हम हाई प्रेशर P1 की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम है V1 और यहाँ पर वॉल्यूम है V2। आवाज आइए, V1 जो आपका वॉल्यूम है वो आपका आइडियल वॉल्यूम है। तो हम लोग जरा लिखते हैं V1 वॉल्यूम, V2 भी जो हमारा है वो हमारा वॉल्यूम ही है, लेकिन V1 वॉल्यूम आइडियल गैस का वॉल्यूम है और V2 जो है वो हमारा रियल गैस का वॉल्यूम है। तो हम और आप बोल सकते हैं कि हमारा V1 जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेटेड है
जो हम लोग लॉज से कैलकुलेट करते हैं, और ये जो हमारा V2 है ये वॉल्यूम मेजर्ड है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं। हमने नाम दे दिया वॉल्यूम कैलकुलेटेड, वॉल्यूम मेजर्ड। इस गैस के लिए अगर आ जाइए, अगर इस गैस के लिए आप आ जाओ तो कैलकुलेटेड वॉल्यूम आपने अर्लियर पढ़ा होगा, यही हमारा होता है एक मोल गैस के लिए। फॉर 1 मोल गैस इट इज 22.4 लीटर, अर्लियर पढ़े होइएगा। तो आइए हम लोग जरा हाई प्रेशर की बात करते हैं। तो आप लिखोगे एट हाई प्रेशर, तो आपको लगेगा कि V2 ग्रेटर देन V1 है। और V2 क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर वॉल्यूम मेजर्ड ग्रेटर देन आ रहा है वॉल्यूम कैलकुलेटेड, और वॉल्यूम कैलकुलेटेड 22.4 लीटर होती है एट STP, सॉरी यहाँ STP मिस हो गया था, तो 22.4 लीटर एट STP फॉर 1 मोल। मतलब कैलकुलेटेड वॉल्यूम एक मोल का 22.4 लीटर है, लेकिन अगर आप मेजर कर रहे हो और वो मेजर्ड वॉल्यूम 23 लीटर आ गया, 23.5 लीटर आ गया, तो ये हमारा हाई प्रेशर का सिचुएशन है। लेकिन आ जाइए अगर आप आ रहे हो एट लो प्रेशर, तो आप एक चीज बताइएगा, लो प्रेशर पर हमारा V2 अप्रॉक्स इक्वल टू V1 के हो जा रहा है। देख लीजिए, अगर आप लो प्रेशर पे आ रहे हो, मान लो कि आप यहाँ आ गए लो प्रेशर पे, तो हमारा V1 और V2 यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है। थोड़ा और लोअर कीजिएगा तो जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है आपके पास। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे बोलेंगे कि सर अगर हम इस प्रेशर पे आ जाए, हम बोले आइए इस प्रेशर पे अगर आप आइएगा, तो एक चीज़ और ऑब्जर्व कीजिएगा। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? अब आ जाइए, थोड़ा सा हमें और चीज़ों को लिखना था, दैट इज़ वाई जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको हमने व्हाइट बोर्ड से हटा दिया है। तो अब ये आइडियल गैस से हमारा ये रेड वाला रियल गैस कितना डेविएट हुआ है, इस चीज़ को मेज़र किया गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से। चलिए सुनिएगा, ये ब्लैक कलर्ड हमारा आइडियल गैस था और ये रेड कलर्ड हमारा रियल गैस था। तो कोई एक गैस आइडियल गैस नेचर से कितना डेविएट किया है, इस चीज को मेजर किया गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से। मतलब आपसे कोई पूछे कि Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्चुअली आइडिया हमें किस बारे में देता है, तो हम बताएंगे कि यह एक गैस के डेविएशंस के बारे में बताता है कि वह अपने आइडियल नेचर से कितना डेविएट कर गया है। तो उन लोगों ने बताया कि Z जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो Z होता है वॉल्यूम रियल बाई वॉल्यूम आइडियल। वॉल्यूम रियल का मतलब हम लोग अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग लिखे तो V2 बाई V1। बच्चा फिर बोलेगा कि सर V2 आपने वॉल्यूम मेजर्ड किया था, तो Z इज इक्वल टू वॉल्यूम मेजर्ड बाय वॉल्यूम कैलकुलेटेड। अभी हमने आपको बताया है कि एक मोल गैस के लिए ये हमारा 22.4 लीटर होता है एट STP। मतलब दो बातें समझ में आ गई। नीचे वाला तो हमारा एक मोल के लिए फिक्स्ड है 22.4 लीटर एट STP। मतलब एक चीज क्लियर है कि अगर वॉल्यूम मेजर्ड हमारा 22.4 से बड़ा आ जाए तो हमारा Z ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये 22.4 लीटर से कम आ जाए तो Z लेस देन 1 होगा, और अगर वो 22.4 लीटर के इज इक्वल टू आ जाए तो हमारा जो Z होगा वो 1 होगा। वही Z1 जो होता है वो हमारा आइडियल गैस कहलाता है, वही हमारा रेफरेंस स्केल है। मतलब Z1 को लेते हुए हम किसी अनदर गैस की डेविएशंस को मेजर करते हैं। तो मतलब तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। एक आ गया Z
ग्रेटर देन 1, एक आ गया z लेस देन 1 और एक आ गया z इज इक्वल टू 1। ये हमारा आइडियल गैस है। बोथ आर रियल गैस, जिसमें ये कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन और ये हमारा कहलाता है नेगेटिव डेविएशन। होपफुली यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ी एक्सपेरिमेंटल बातें हैं इसलिए थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। क्या हम बोले ये ज़रा सुनिएगा कि Z जो हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, ये एक्चुअली डेविएशंस के बारे में आइडिया देता है कि एक गैस अपने आइडियल नेचर से कितना डेविएट किया है। Z जो हमारा होता है ये वॉल्यूम का रेशियो है। किस वॉल्यूम का रेशियो? तो रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल वॉल्यूम। रियल वॉल्यूम को हम लोगों ने मेजर्ड वॉल्यूम का नाम दिया है और आइडियल वॉल्यूम का हम लोगों ने कैलकुलेटेड वॉल्यूम नाम दिया है, जो हम लोग गैस लॉ PV इक्वल टू nRT एक्सेट्रा वगैरह लगा करके कैलकुलेट करते हैं। इनसे हमें एक चीज पता लग गया कि Z 3 वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है। Z ग्रेटर देन 1 रियल गैस है, पॉजिटिव डेविएशन, Z लेस देन 1 है, रियल गैस ही है, नेगेटिव डेविएशन है, और Z अगर इज इक्वल टू 1 आ जाए तो हमारा आइडियल गैस होता है। क्लियर है? पहले ज़रा हम इस पर एक प्रॉब्लम की बात कर ले, फिर हम लोग वो सेकेंड एंड्रयू का कॉन्सेप्ट देखें। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। हमने अभी आपको क्या बोला है कि ये एक रियल गैस भी एग्जिस्ट होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को पता लगा। कैसे पता लगा? तो उन लोगों ने बॉयल्स लॉ से जो P वर्सेस V का ग्राफ था, उसी गैस का उसी टेम्परेचर पे जब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ग्राफ ड्रॉ किया, तो जो हमारा न्यू ग्राफ आया वो ओल्ड ग्राफ के साथ कोइंसाइड नहीं किया। अगर कोइंसाइड कर जाता देन वी कैन से कि ऑल गैसेस आर आइडियल गैस। लेकिन एक न्यू लाइन आने के कारण उनको ये चीज़ पता लग गया कि हाँ भाई, हमारा एक न्यू नेचर ऑफ गैस भी नेचर में एग्जिस्ट हो रहा है। वही न्यू नेचर ऑफ गैस जो हमारा था, उनका नाम उन लोगों ने रियल गैस डाला। क्लियर है? अब पहले ज़रा यहाँ तक पर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर वो सेकेंड एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को समझते हैं जो उनके इन स्टेटमेंट्स को कि एक नया गैस भी एग्जिस्ट करता है उसको थोड़ा और बोल्ड किया। एक क्वेश्चन हमें दे दिया है कि इफ डेंसिटी ऑफ गैस लेस देन है 1/1.8 ग्राम पर लीटर एट STP, कमेंट ऑन Z इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 10 ग्राम पर मोल है। तो आइए ज़रा देखा जाए। अब एक चीज़ तो हमें पता है कि एक मोल गैस का जो वॉल्यूम कैलकुलेटेड होगा वो हमारा 22.4 लीटर आएगा। मतलब अगर हम लोग इसको हम लोग लीटर पर मोल भी बोल सकते हैं। वजह यह है कि एक मोल के लिए आपने मेज़र किया है। अब अगर हम लोग वॉल्यूम मेजर्ड को मेज़र कर ले कि वो कितना आ रहा है, 22.4 लीटर से कम है या ज़्यादा है, तभी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि Z की वैल्यू क्या आएगी। तो आइए, डेंसिटी हमारा दे दिया है लेस देन 1/1.8 और डेंसिटी होता है हमारा मास बाई वॉल्यूम लेस देन 1/1.8। हम लोग एक मोल गैस की बात कर रहे हैं क्योंकि एक मोल 22.4 है। तो एक मोल गैस का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। दिस इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं 10/V लेस देन 1/1.8। हम लोग एक काम करते हैं जरा, V/10 उल्टा रेसिप्रोकल किए इज इक्वल टू 1.8/1। दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम ग्रेटर देन 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ गया 18। अब आइडिया नहीं मिल रहा है, वॉल्यूम ग्रेटर देन 18 है तो ये 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेटा को इम्प्रूव करके इसको कर देते हैं 2.8। कोई दिक्कत नहीं? तो अगर इसको 2.8 पर कर लिए, एक्यूरेट आइडिया नहीं मिलेगा। 2.8 इसको हमने कर दिया 2.8। अब जो हमारा वॉल्यूम है 2.8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वॉल्यूम ग्रेटर देन 28। वो 18 में क्या हो रहा था आइडिया नहीं मिल रहा था। आप 18 में एक्यूरेट नहीं बता सकते हो कि वॉल्यूम ऑलवेज ग्रेटर देन 22.4 ही आएगा या उससे लेस ही आएगा। लेकिन यहाँ आप बता सकते हो कि जो वॉल्यूम मेजर्ड हमारा आया है वो 28 से बड़ा है। दिस इम्प्लाइज Z ग्रेटर देन 1 होगा।
क्योंकि कैलकुलेटेड वॉल्यूम 22.4 लीटर है और जो मेजर्ड वॉल्यूम है वो 28 से बड़ी आ रही है। और जेड हमारा क्या होता है, पढ़े हुए हैं कि जेड इज इक्वल टू वॉल्यूम मेजर्ड बाई वॉल्यूम कैलकुलेटेड। क्लियर है? जेड ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है पॉजिटिव डेविएशन। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा होता, लेकिन ये चीज उल्टा कर देता, तो थोड़ा इसको कर लेते हैं। मान लीजिए हाइपोथेटिकली बना रहे हैं 1.8, तो हम लोग ज़रा इसको कर ले, ये आ गया 1.8, ये हमारा आ गया ग्रेटर देन का साइन, ये हमारा आ गया ग्रेटर देन, ये हमारा आ गया 1.8। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया m/v। फिर हम लोग उल्टा कर रहे हैं, ये हमारा 1.8 था, ये साइन उल्टा हो गया। यानी मेजर्ड वॉल्यूम जो आपके पास आया है, जो आपके पास मेजर्ड वॉल्यूम है, वो आप बोलोगे कि सर लेस देन 18 आ गया, जबकि कैलकुलेटेड वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है सर हमारा जेड जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। क्लियर है? बातें कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा जाए। तो आइए ज़रा हम लोग अब अपने उस सेकंड एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशंस को देखें जिन पर वो लोग और बोल्ड बने कि हाँ भाई हमारा ये अनदर टाइप ऑफ गैस एग्जिस्ट हो रहा है। तो उन लोगों ने जेड वर्सेस पी के लिए ग्राफ प्लॉट किया। मान लीजिए ये लाइन हमारा 1 का है, तो जेड इज इक्वल टू 1, ये हमारा आइडियल गैस है। अब उन लोगों ने कुछ इस तरीके का ग्राफ भी देखा और कुछ इस तरीके का ग्राफ भी देखा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्राफ हमारी आई है वो ग्राफ इस लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही है। मतलब एक तो P वर्सेस V का ग्राफ भी आइडिया दे गया, एक Z वर्सेस P का भी ग्राफ आइडिया दे गया। क्लियर है? तो उन लोगों को लगा यह भी हमारा रियल गैस है और यह भी हमारा रियल गैस है। अर्लियर के हमारे वीडियो लेक्चर को अगर आप देखिएगा तो दिस वन इज Z ग्रेटर देन 1 एंड दिस वन इज योर Z लेस देन 1। हम लोग अभी Z ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे। ये हमारा Z ग्रेटर देन 1 है, ये हमारा Z लेस देन 1 है। हम अभी पहले Z ग्रेटर देन 1 वाले की बात करेंगे। तो आइए Z ग्रेटर देन 1। Z ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि Z इज इक्वल टू जो आएगा नीचे डिनोमिनेटर में हमारा 22.4 लीटर था वॉल्यूम कैलकुलेटेड, और जो वॉल्यूम मेजर्ड है वो मान लीजिए 30 लीटर आएगा, तभी आएगा Z ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कि आप कैलकुलेट कर रहे हो कि गैस 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन गैस ने एक्चुअली उससे ज़्यादा 30 लीटर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्लियर है? तो आप क्या बोल सकते हो, इससे एक कॉन्क्लूजन आ गया कि इसका मतलब है कि दे आर लेस कॉम्प्रेसिबल। मतलब अगर Z ग्रेटर देन 1 की आप बात कर रहे हो तो गैसेस जो होते हैं वो लेस कॉम्प्रेसिबल होते हैं। पहली इंफॉर्मेशन। एक और बात हमारे अर्लियर ये पे आ जाइए, तो जब हम लोग वैन डेर वाल इक्वेशन की बात कर रहे थे P + A/v² इंटू V-b इज इक्वल टू, मान लीजिए इन हम लोग 1 रखे हुए हैं तो RT, तो याद कीजिएगा ऐसा वाला ग्राफ तब आया था व्हेन A इज इक्वल टू 0 था। हमारी अर्लियर वीडियो लेक्चर में देखिएगा, क्योंकि तभी स्लोप आपका जो है वो पॉजिटिव आएगा और ये जो ग्राफ है वो आपका लीनियरली इंक्रीजिंग होगा। A इज इक्वल टू 0 का मतलब ये पहली इंफॉर्मेशन थी कि वो लेस कॉम्प्रेसिबल है। दूसरी इंफॉर्मेशन नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। among gases, यहाँ गैसेस के बीच जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। मतलब हम कॉन्क्लूजन विड्रॉ कर सकते हैं कि गैसेस जो हैं वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं।
और अगर रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो उनका कंटेनर की वॉल पर कॉलिजन का एक्सटेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब जो प्रेशर आइडियल होगा वो लेस देन आएगा एज कॉम्पेयर टू प्रेशर मेजर्ड। मतलब यहाँ से जो आप प्रेशर मेजर करोगे वो कैलकुलेटेड प्रेशर से आपके पास ज़्यादा प्रेशर आना है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अमंग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ही नहीं है। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या करता है, गैस को कंटेनर की वॉल पर कोलाइड होने की एफिशिएंसी या एक्सटेंट या इंटेंसिटी को कम करता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अब आइए हम लोग जरा जेड लेस देन 1 की बात करें। समझिएगा जेड लेस देन 1 की बात। तो हम पहले इस प्रेशर तक आए, तो आप बोलोगे कि सर इस प्रेशर तक हमारा प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जेड जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। फिर इसने एक मैक्स मिनिमम पॉइंट को ऑब्टेन किया। अब यहाँ के बाद ये बढ़ना शुरू हो गया, इस प्रेशर तक ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन अभी भी जेड आपका लेस देन 1 ही है। यहाँ पर भी आपका जेड लेस देन 1 है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया ए। अब बी पे आ जाइए। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग मिनिमम पॉइंट इट फर्दर इंक्रीजेस। पॉइंट जेड फर्दर इंक्रीजेस। इंक्रीज तो हो रहा है येट जेड जो है वो हमारा लेस देन 1 ही है, लेकिन P2 प्रेशर के बाद आफ्टर P2 प्रेशर जेड आपका ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये P2 प्रेशर तक हमारा जो है गैस, अब यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ के बाद तो इसका जेड ग्रेटर देन 1 आ जा रहा है, और जेड अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये कॉम्प्रेसेबल ही नहीं है, नॉट कॉम्प्रेस्ड। मतलब जो इसका कॉम्प्रेस्ड होने का रीजन है वो यही है, यहीं तक आप गैस को कॉम्प्रेस्ड कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज याद रखिएगा, जेड जितना कमेगा जेड का डिक्रीजिंग, जेड की डिक्रीजिंग का मतलब है, जेड की डिक्रीजिंग का मतलब है, समझिएगा ये आपका 22.4 लीटर था, मानिए जेड लेस देन 1 की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाला आपका आएगा 20 लीटर, 19 लीटर, 18 लीटर। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ तक हमारा गैस कॉम्प्रेस्ड होता जाएगा, और ये कॉम्प्रेसिंग का सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। माने इसके बाद आप गैस को फर्दर अब कंप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब तो प्रेशर आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर 0.9 आया, 0.8 आया, 0.7 आया, 0.6 आया, 0.5 आया, 0.4 आया, 0.3 आया। मतलब जो मैक्सिमम डिप है वो हमारा मैक्सिमम कॉम्प्रेशन को दिखाता है। इस डिप के बाद तो फर्दर आपका जेड बढ़ना स्टार्ट होगा, तो जो कॉम्प्रेशन है वो आपका जो कम रहा था, कॉम्प्रेशन जो आपका बढ़ रहा था वो कॉम्प्रेशन अब कम नया स्टार्ट हो गया। मतलब उसी गैस को अब इस प्रेशर के बाद आप कम कंप्रेस कर सकते हो, जबकि यहां से यहां तक में आप गैस को मोर कंप्रेस करते जा रहे हो, और गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा। मान लीजिए इस प्रेशर को हम P1 ले लेते हैं, तो गैस का P1 प्रेशर पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन होगा। क्लियर है? एक और हमने कंक्लूजन बताया, मोर डीप अ गैस विल बी मोर कंप्रेस्ड। इस बात को जरा और एलाबोरेट करते हैं। अब इन ग्राफ को अगर देखिए तो इन सब में जेड हमारा, जैसे मान लीजिए इसके यहाँ तक आ जाइए तो हमारा जेड लेस देन 1 है, आफ्टर देन जेड ग्रेटर देन 1 आ गया, इसके इस प्रेशर के बाद जेड ग्रेटर देन 1 आ गया, इसके इस प्रेशर के बाद जेड ग्रेटर देन 1 आ गया। यहाँ अगर आ जाइए तो इसके इस प्रेशर के बाद जेड ग्रेटर देन 1 आ गया, उससे पहले हमारा जेड लेस देन 1 ही है। एक और बात बोल सकते हो कि CO2 इज मोर कंप्रेसिबल, देन मान लीजिए हम CH4 ले, O2 ले, N2 ले, हम N2 ले लेते हैं।
इसका क्या मतलब है ये समझिएगा। माने इस प्रेशर तक अगर आप बात करो तो इस पर्टिकुलर प्रेशर तक CO2 को आप ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो एज कॉम्पेयर टू इनटू तो इस पर्टिकुलर प्रेशर के बाद Z ग्रेटर देन 1 ले लिया है, जबकि CO2 इस प्रेशर पर सबसे मैक्सिमम कंप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा है। अब बोलता है कि इट इज मोर कंप्रेसिबल देन N2। इसका क्या मतलब है? तो बोलता है कि CO2 के प्रेशर इंक्रीज में इसका जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा वो मच मोर होगा एज कॉम्पेयर टू उतना ही प्रेशर अगर आप N2 का इंक्रीज करो तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कम आएगा। मतलब अगर CO2 का आपने प्रेशर इंक्रीज किया है और इसका वॉल्यूम डिक्रीज मान लीजिए 20 यूनिट का है, तो फॉर N2 आप सेम प्रेशर इंक्रीज करो, इसका जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा वो 5 यूनिट का होगा, 7 यूनिट का होगा, 8 यूनिट का होगा, लेकिन 22 यूनिट का नहीं होगा, 20.9 यूनिट का नहीं होगा। मतलब उससे नहीं है, उसको बड़ा होना है। क्लियर है? यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं आना है। अब क्या बोल रहे हो कि दीज गैसेस आर मोर कॉम्प्रेस्ड, मतलब Z अगर लेस देन 1 वाला है तो इसका मतलब है यह गैस मोर कॉम्प्रेसिबल होते हैं। एक चीज और याद आया होगा, ऐसे गैस के इक्वेशंस B को 0 लेकर के आते थे, मतलब यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वर्क करता है। और तीसरी बात, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट हो रहा है तो प्रेशर मेजर्ड और प्रेशर कैलकुलेटेड अगर आप देखिएगा तो चूंकि ऐसे गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो कैलकुलेटेड प्रेशर मेजर्ड प्रेशर से ज़्यादा होगा। मतलब दो तरीके का लाइन आ गया। एक तो हमारा ये आइडियल था, आइडियल में ए भी 0 बी भी 0, आइडियल, तभी वो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी बना है। Z ग्रेटर देन 1 पे आ जाइए तो आप बोलोगे कि A इज इक्वल टू 0 है लेकिन B काम कर रहा है। और ऐसे गैस हमारे क्या है, कॉम्प्रेस्ड नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे गैस को कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, ऐसे गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट नहीं होते। अब ये सारा आ जाइए तो ये हमारा Z लेस देन 1 है। Z लेस देन 1 का मतलब है मोर कॉम्प्रेसिबल है, ऐसे गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम नहीं करते। मोर डीप का मतलब होता है मोर कॉम्प्रेसिबल, मतलब एक गैस जितना ज़्यादा डीप पर है उस गैस को उतना ही ईजिली आप लिक्विफाई कर लोगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि Z लेस देन 1 वाले गैस को ही लिक्विफाई किया जा सकता है। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, आगे आएगा ये वाली बात भी कि ऐसा क्यों हमने कहा है। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मोर डीप का मतलब है मोर कॉम्प्रेशन, मोर डीप मोर लिक्विफिएबल टेंडेंसी। यानी इस गैस में अगर हमको बोल देता है, जो ग्राफ हमारे पास प्लॉटेड है कि गैस के लिक्विफाई होने का एक्सटेंट आप अरेंज करो, तो आप बोल सकते थे कि CO2 बहुत इजीली लिक्विफाई होगा CH4 से। क्लियर? यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है।